नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श शुक्ला। इस वक्त पूरे भारत में जिस पेंशन स्कीम की चर्चा है उसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे शॉर्ट में यूपीएस कह रहे हैं। अब कुछ 3 शब्द हैं, 3 शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही। यूपीएस का विरोध कर रहा है विपक्ष, और विपक्ष कह रहा है कि हमें यूपीएस नहीं, हमें ओपीएस चाहिए। अब ये ओपीएस क्या भला है? ओपीएस दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम को कहते हैं, लेकिन यूपीएस और ओपीएस इन दोनों के बीच में आया था एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। अब इन तीनों पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, यूपीएस इनसे कैसे अलग है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही आपके कुछ उन सवालों की तरफ भी चलेंगे जो एक आम आदमी के जहन में इस वक्त है। बता दें कि सरकार एनपीएस लेकर आई थी, न्यू पेंशन स्कीम, और एनपीएस की काफ़ी नीतियों का विरोध हो रहा था अलग अलग राज्यों में। फिर कुछ राज्य ऐसे भी थे जो गैर बीजेपी राज्य थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का नाम शुमार होता है। इन्होंने एनपीएस को खारिज कर दिया था और ओल्ड पेंशन स्कीम पे चले गए थे, यानी ओपीएस। अब एनपीएस की इस अलोकप्रियता को देखते हुए मोदी सरकार ने एनपीएस को हटाकर यूपीएस लॉन्च किया है। अब एनपीएस से यूपीएस अलग कैसे है ये भी हम जानेंगे। पहले आपको बता दें कि पिछले ही साल वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने सरकार की पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम कहलाती है एनपीएस, उसकी समीक्षा की, लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से राय मशवरा किया, और उसके बाद सरकार अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है जिसे यूपीएस कहा जा रहा है। इस यूपीएस की क्या खासियत है और ये एनपीएस से कैसे अलग है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या। ये सरकार की पिछली पेंशन स्कीम जो एनपीएस कहलाती थी यानी न्यू पेंशन स्कीम, उससे कैसे अलग है। बुनियादी फ़र्क, जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो तो ये है कि जो एनपीएस था यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, उसमें आपकी जो पेंशन थी उसे शेयर मार्केट में लगाया जाता था। आपके जो पैसे आप जमा करते थे उसे शेयर मार्केट में लगाया जाता था, और बाज़ार से रिटर्न के आधार पर आपका पेंशन जो है वो प्रभावित हो सकता था। इसके अलावा पिछली ही बार सरकार ने एनपीएस में ये व्यवस्था की थी कि आपके पेंशन के लिए आपको अपनी सैलरी का, बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कटवाना होगा। इसके अलावा डीए कटवाना होगा। वो मामला इस बार भी सेम है, और सरकार उस बार एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूट करती थी? 14%। अब सरकार जो नई स्कीम लेकर आई है यूपीएस, इसमें सरकार का जो योगदान है वो बढ़ गया है। वो लगभग 18.5% रहेगा। आपका यानी कि जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनका योगदान 10% ही रहेगा। इस तरह से जो आखिर में मिलने वाली पेंशन है उसमें, क्योंकि ये सरकार 4% योगदान अपना बढ़ा रही है, तो वो अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इस बार यूपीएस में सरकार ने ये फिक्स कर दिया है कि आपको एक निश्चित धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। तो जो एनपीएस था उसमें पेंशन फिक्स नहीं थी, क्योंकि वो बाजार पर आधारित था, शेयर मार्केट पर आधारित था। उसमें आपके पेंशन की राशि घट बढ़ सकती थी। सरकार ने उसको दुरुस्त किया है। अब यूपीएस में आपकी पेंशन की राशि जो है वो फिक्स होगी। वो आपकी नौकरी के आखिरी साल के 12 महीनों का जो एवरेज बेसिक पे होगा उसमें डीए जोड़ा जाएगा, उसका आधा होगा, उसका 50% होगा। यानी मान लीजिए कि अगर आपको नौकरी के आखिरी साल में आपकी बेसिक पे 50,000 है, तो आपकी जो पेंशन है वो मोटा मोटी 25,000 रुपये बनेगी। इसमें अगर आप कुछ डीए का अमाउंट भी जो सरकार जोड़ेगी वो जुड़ेगा। आपको बता दें कि जो यूपीएस है उसमें बाकी जो लाभ हैं वो आपको मिलेंगे, यानी ग्रेच्युइटी का लाभ मिलेगा, आपको महंगाई भत्ता जो है वो मिलेगा। महंगाई के हिसाब से आपका पेंशन जो है वो अपडेट होगा। अगर आपकी मृत्यु पेंशन पाने से पहले हो जाती है, यानी 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है, तो भी उसकी आपकी पेंशन की जो 60% राशि है वो आपको मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी। इसे पारिवारिक पेंशन कहा जा रहा है। अब इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं। पेंशन के हकदार कौन से लोग हैं? जिन्होंने कम से कम 25 साल सरकारी नौकरी की हो। पेंशन के हकदार पहली बात केंद्रीय कर्मचारी हैं, यानी सरकारी नौकरी वाले लोगों को ये पेंशन स्कीम प्रभावित करेगी। जो हमारी और आपकी तरह प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी होगी, तब आप पूरे पेंशन के अधिकारी होंगे। अगर आपने 10 साल ही नौकरी की तो आपको न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा के आप हकदार होंगे नहीं।
तो अब ये जो सरकार द्वारा यूपीएस लाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लाभ के बारे में सरकार बता रही है, नुकसान के बारे में विपक्ष बता रहा है। सबसे बड़ी मांग जो विपक्ष की तरफ से हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि एनपीएस को आपने खारिज कर दिया, एनपीएस हम नहीं चाहते थे, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप उसकी जगह जो नई स्कीम लाए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, यानी 2004 से पहले जो पेंशन योजना थी सरकार की, आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे बड़ी चीज़ जो इन दोनों पेंशन स्कीम से उसको अलग करती है वो क्या है, उसमें जो एम्प्लॉय है यानी जो कर्मचारी है उसका योगदान 0 था। अभी पिछले पेंशन स्कीम में और इसमें दोनों में 10% है। ओल्ड पेंशन स्कीम में वो योगदान एम्प्लॉय का 0 है। इस लिहाज से भी लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हैं क्योंकि उनमें उनको ज़्यादा लाभ दिखता है। ये अब एक राजनीतिक मामला बन गया है। विपक्ष अब ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। आपको बता दें कि अगर आपने एनपीएस सेलेक्ट किया हुआ है तो अगले साल आप इसको यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार लेकर आई है उसमें तब्दील करा सकते हैं। ये अगले साल ही आप करा सकते हैं और एक ही बार ये मौका होगा। यानी अगर आपने एनपीएस से यूपीएस करा लिया या यूपीएस से एनपीएस करा लिया आपने, तो एक ही बार आप वो बदलाव कर पाएंगे, उसके बाद आपको वो मौका नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। अगले साल से यानी 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि विपक्ष इस मामले पे जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या मोदी सरकार ये पेंशन स्कीम पूरी तरह लागू कर पाने में कामयाब हो जाएगी, या भी हमने हाल फिलहाल में देखा है कि मोदी सरकार की जो तीसरी पारी है इसमें कई योजनाएं और कई ऐसे कानून हैं जिन्हें वापस भी लेना पड़ा है। आपको बता दें कि पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में वापस से ओपीएस लागू हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो मैंने आपको बताया था 2004 से पहले की जो योजना थी, और तमाम विपक्षी दल यही मांग कर रहे हैं कि हमें न एनपीएस चाहिए न यूपीएस चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए, यानी पुरानी पेंशन स्कीम। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार, मोदी सरकार अपने इस पेंशन स्कीम को लेकर मजबूती से आगे बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ का क्या इस पर रिएक्शन रहता है, और विपक्ष के दबाव में सरकार कितना आती है, सरकार अपना फैसला बदलती है या उस पर कायम रहती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या अर्थशास्त्र के जानकार हैं, आपको भी यूपीएस को लेकर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ प्रतिक्रिया है, कुछ ऐसी बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस मुद्दे पर मेरी सीमित जानकारी है, उसके आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। मैं अर्थशास्त्र का कोई ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हमने ये कोशिश की कि जो बुनियादी जानकारी है वो आप तक पहुँचा दें, और एक व्यक्ति जीवन भर सीखता ही रहता है। अगर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छूट गई है और आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम उसको शामिल करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके आभार के साथ, आपके नाम के साथ उस पॉइंट का, उस बिंदु का मैं जिक्र करूंगा। दुनिया भर की तमाम अपडेट्स के लिए, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।